नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार ने अचानक से जो औद्योगिक बिजली है, कमर्शियल जो बिजली है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में काफ़ी बेहताशा वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि कहीं न कहीं डेढ़ गुना के करीब है। एचटी लाइनों में 11 से 19%, ईएसटी में 11 से 17, सीमेंट उद्योगों पे 17 से 25, स्टोन क्रशर पे 25%। और वहीं जनरेटर से अगर कोई बिजली जब बिजली नहीं होती उसके कारण जनरेटर से कोई बिजली का अगर कोई उत्पादन करता है, उस पे भी 45 पैसे पर यूनिट लगा दिया गया। सरकार ने अचानक से एक धक्का दिया है इंडस्ट्री को और इससे जाहिर है कि सस्ती बिजली के चक्कर में हिमाचल में पड़ोसी राज्यों से उद्योग आए हैं। अब वो उद्योगपतियों ने तो कह दिया इस मामले पे पुनर्विचार करें, अन्यथा हम उद्योगों को बंद करके बाहर भी जा सकते हैं पुनः, क्योंकि इन दरों के बढ़ने के बाद अब पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में बिजली की दरें जो है बहुत महंगी हो गई हैं। ऐसे में उद्योगों को चला पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर्यटन उद्योग भी इस मार से जूझेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, इसके क्या प्रभाव रहेंगे और क्या है, किस तरह का ये निर्णय है। आज हमारे साथ उद्योग जगत से, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं अपने राकेश बंसल जी, वो हमारे साथ भाग ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा बंसल साहब के पास। बंसल जी, किस तरह की चुनौतियां इन महंगी बिजली से अब उद्योगपतियों को झेलनी पड़ेंगी, और वर्तमान में भी कई चीजें हैं जो उद्योगपतियों को की परेशानियों को कोई भी सरकार नहीं समझ पाई है। तो क्या मानते हैं आप? जी। ऐसा है जी, जो इंडस्ट्री बेसिकली क्या चाहती है, कहीं भी काम करना हो, चाहे हिमाचल में हो चाहे कहीं अभी और हो, उसे कॉम्पिटिटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको मतलब सक्सेसफुली अपना काम नहीं चला पाते वो। जी। तो इस सिचुएशन में अभी तक क्या रहा है, मैं 40 साल से हिमाचल में हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, और दिक्कतें थोड़ी बहुत आती भी रही हैं और उनका सोल्यूशन भी सरकार निकालती रही है समय समय पे। अब इसमें हमारे साथ इस वक्त क्या है कि एक तो नेचुरल क्लेमिटी जब आई, उसने एकदम से सारा सिस्टम अर्थ अस्त व्यस्त कर दिया, और रोड की कनेक्टिविटी एकदम से जब सफर हो रही हुई है, पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को भी, सरकार को भी। एक नेचुरल क्लेमिटी भी हम इसे कहते हैं, बट देखा जाए तो बड़े डिफिकल्ट दौर से इंडस्ट्री गुजर रही थी। और हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो सबसे ताजा सब्जेक्ट है, ये इससे पहले भी 3-4 ऐसे मूव्स हो चुके हैं जिसके कारण इंडस्ट्री के ऊपर काफी भार पड़ गया है। उसमें अगर हम बोले कि एक तो जनरल, एक कुछ तो चीजें तो बिल्कुल जनरल है, हिमाचल के लिए टिपिकल है, आज से नहीं बहुत सालों से है। वो ये है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, फिनिश गुड्स बाहर ही जाने होते हैं, रॉ मटेरियल विद इन द स्टेट अवेलेबल नहीं होता। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा इंडस्ट्री के लिए यहाँ। अब उसमें क्या हो जा रहा है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक और फैक्टर भी है जो वो ये आया कि यहाँ थोड़ा कार्टलाइजेशन का भी काफी प्रभाव है, यूनियन ट्रक यूनियनिज्म का भी काफी है, जिसके कारण दरें हैं ना, जो हमने अगर कंपेयर करते हैं और स्टेट से, आने जी। वाली गाड़ी और सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाली गाड़ी 35% हायर फ्रेट है हमारे यहाँ से जाने का, जी। तो जो हमें अनकॉम्पिटिटिव बना देता है। तो कुछ चीजें ये थी अनकॉम्पिटिटिवली, फिर कुछ है ऐसा कि जो यहाँ पर कुछ टैक्सेस हैं जो किसी और स्टेट में नहीं है कंट्री जी। में। जब से जीएसटी आया है तो यहाँ पर एक टैक्स है जो कि पहले से चला आ रहा था, जिसको हम एजीटी कहते हैं, या एक उसका और सिमिलर टैक्स है जिसको सीजीसीआर बोलते हैं। एजीटी का फुल फॉर्म है एडिशनल गुड्स टैक्स, और सीजीसीआर का फुल फॉर्म है सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड्स। ये उनके ऊपर जी। लगाया जा गया है। तो जी। इन दो टैक्सेस को खत्म हो जाना चाहिए था जब जीएसटी आया। जी। जीएसटी में सब टैक्सेस सब्स्यूम हो गए, परंतु ये टैक्स सब्स्यूम नहीं हुआ। इंडस्ट्री आज भी इसको झेल रही है, और अब अनकॉम्पिटिटिव बिजली हो की रही दरें है। आ गई। जी। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो इसके इमीडिएटली बाद अब एजीटी में भी बढ़ोतरी, 3 महीने 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया, उसमें बढ़ोतरी होगी, कुछ आइटम्स को और इंक्लूड कर लिया गया है। डीजल के प्राइसेस पे वैट ऐड कर दिया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बढ़ गई।
और जी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैं ड्यूटी पे भी आता हूं, परंतु थोड़ा सा रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा कि एक मिनिमम वेजेस भी तीसरे साल लगातार बढ़ोतरी उसमें हुई है, और अब के जो मिनिमम वेजेस हैं हमारे यहाँ, वो नेबरिंग स्टेट से 10% हम हायर पहुंच गए हैं अब। तो जी इन हालात में हमारे लिए compete करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं। देखो, अभी 1 अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ हाल ही में बढ़ के चुका है, जिसका इफेक्ट 51 पैसे पर यूनिट पड़ा इंडस्ट्री को, जिसमें से 46 जी पैसे तो टैरिफ बढ़ा था, 5 पैसे ड्यूटी उसके ऊपर लग के ऑटोमेटिक उसके ऊपर कंपाउंड होके इंक्रीज आ गया था। अब उसके बावजूद अब आया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का ये झटका, जिसके कारण सारी इंडस्ट्री एकदम से हिल गई है, क्योंकि इसका भार बहुत ज्यादा है। ये जी अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों की बात करें, आपने कहा कि 2 से 17% कर दी, यहाँ ऐसे भी हैं जिनको 1 से 19% हो गई, यहाँ ऐसे भी जी हैं जिनको 11 से 19 होगी, किसी को 13 से 19 होगी। तो एक ब्लैंकेट रेट 19 बन गया या 17 बन गया इंडस्ट्री के जी लिए, दो ही रेट्स बने हैं। और इससे पहले इंडस्ट्री जो चल रही थी, नॉर्मल रेट्स उसके थे, लाइक ज्यादातर इंडस्ट्री 11, जो लार्ज इंडस्ट्री है वो 11 और 13 के ब्रैकेट में रहती थी, और स्मॉल इंडस्ट्री 7, मीडियम 7 पे और स्मॉल 2 पे भी थी। तो जी उसमें ये सारा करते करते इन्होंने 2 से भी 19 हो गया, 17 हो गया, 7 से भी 17 हो गया, और आगे जाके जो 11 वाला भी 19 हो गया, और 13 वाला भी 19 हो गया। इसमें जो एक और एंगल है कि बहुत सारे यूनिट यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इंसेंटिव के रहते आए थे, इंसेंटिव लेने के लिए आए थे, और साथ में उनको कमिट किया गया था कि हमारे स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी जो पहले इंडस्ट्री है अगर वो एक्सपेंड करेगी, उसको कुछ रियायतें दी गई थी। उन जी रियायतों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का कंसेशनल रेट था, जो कि 1% भी था, किसी टाइम में 1% भी रहा है, किसी टाइम में 5% भी रहा है, किसी टाइम पे 7% भी रहा है। तो ऐसे काफी यूनिट हैं जिनके 5 साल रियायती पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था, कईयों का अभी जस्ट शुरू ही हुआ था कि ये वो नोटिफिकेशन जो रियायतें दे रही थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है। हाँ, वो भी वापस ले ली गई है, बिल्कुल। हाँ, तो इससे जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा चीटेड फील कर रही है कि हमारे से कमिटमेंट तो हुई, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, परंतु जो जिस चीज को देखते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री रो रही है कि वो हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ आना का डिसीजन ही गलत हो गया। तो इस तरीके से वो सोचते जा रहे हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जो कमिटमेंट है, अब एक कमिटमेंट बनी हुई है कि लोग क्या करें, एकदम 1% से 19% होने से कई कई ऐसे यूनिट हैं जिनकी 3 लाख ड्यूटी होती थी, अब 75 लाख हो जाएगी। तो इतना कार्यभार पर मंथ, जो अगर वो कैसे एक रात में ही वो अनवायबल हो गए हैं, जैसे जी ही ड्यूटी की नोटिफिकेशन आई। गवर्नमेंट जी को अपनी कमिटमेंट ऑनर करनी चाहिए थी, मेरा ये व्यू पॉइंट है। इसमें जी बिल्कुल भी गवर्नमेंट का क्या ये बंसल जी, क्या सरकार जब इस तरह के निर्णय लेती है तो आपकी जो एसोसिएशन है, सीआईआई वगैरह है, तो इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं करती? क्योंकि ये अगर यूनिट बंद होते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भी होगी स्टेट के अंदर, और स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस है, वो भी स्टेट को नहीं आएंगे। जी सर, ऐसा ऐसा है जी, इस बार इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई जी कंसल्टेशन किसी भी तरीके से किसी एसोसिएशन या किसी फोरम पे करी गई। इसीलिए एकदम से ये झटका लगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इससे जनरेट होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडस्ट्री डेफिनेटली इससे बाहर जाएगी, जिनकी वायबिलिटी नहीं बैठेगी वो तो डेफिनेटली जाएंगे जाएंगे, अगर ये कदम विड्रॉ नहीं किया गया या इसको थोड़ा रैशनल नहीं किया गया। जी तो ये जो है इसका इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है टैक्सेस का, आपने बोला जैसे जीएसटी। अब यहाँ जी तो चाहे हमें 1 रुपया यूनिट मिल जाएगा, पर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है जो गवर्नमेंट को गेन होगा, जितना नुकसान उसे उन्हें जीएसटी और टैक्स रेवेन्यू में हो जाएगा। ओवर बहुत द ज्यादा। लॉन्गर टर्म सोचेंगे अगर हम लॉन्ग टर्म पे, तो ये फायदे की बजाय नुकसान का सौदा हो जाएगा, जिसको कि बाद में झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार इंडस्ट्री इतने साल लगे जिसको आने में, वो जाते चली गई तो वापस बुलाना बहुत मुश्किल होगा। जी
जी, गांधी जी एकदम से बिना सलाह मशवरे के उद्योगपतियों के सभी कारोबारियों पे है बेसिकली, जो भी कमर्शियल बिजली का उपयोग करते हैं उनके लिए है। और आप भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये होटल इंडस्ट्री को भी है। जबकि अभी 2 महीने, ढाई महीने से जो प्राकृतिक आपदा की मार है, सरकार ने कहीं न कहीं बैंकों से भी आग्रह किया है, जो बैंकर्स मीटिंग है, कि इनकी जो किस्तें हैं एनपीए ना हो, इनको कुछ समय दे दिया जाए उन किस्तों के लिए। तो एक तरफ से सरकार इस तरह का आग्रह कर रही है और अचानक से, और ये निर्णय भी ऐसे हुआ है कि सर्कुलेशन में फाइल मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आई, ये सर्कुलेशन में हस्ताक्षर हुए हैं और ये निर्णय थोप दिया गया है। तो एक बेरोजगारी की समस्या और स्टेट का एक जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी इससे। गांधी जी। जी गांधी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे लगता है कि एक बेसिक चीज़ समझने की यहाँ आवश्यकता है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, देखिए वो इट इज़ गवर्न्ड बाय बेसिकली रेगुलेटरी कमीशन है एक, जिसके अंडर ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं और जहाँ ये गवर्न होता है। और अगर हम रेगुलेटरी कमीशन को देखें तो वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और वो किस तरह से जो है वो काम करती है, वो 2-3 लॉजिक है उनके पास जिसके आधार पे वो रेट्स को जो है वो डिसाइड करती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है जो एआरआर है, जिस पे वो काम करती है, या फिर ट्रू अप ऑफ जो अनकंफर्टेबल पैरामीटर्स हैं उस पे वो काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉजिक जो रेगुलेटरी कमीशन ने लिए हैं उसके आधार पे ही जो है ये इंक्रीज जो है इस बार आया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि ये इंक्रीज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो नहीं आने वाला है। और ये आम जो कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है, उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और बाकी जो इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जैसे आपने कहा होटल इंडस्ट्री है या बाकी डोमेस्टिक है या और हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट अभी इसका नहीं है। ये इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड है। और ये दूसरी एक और बात है इसमें कि ये यूनिट टू यूनिट, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो इंडस्ट्रीज के प्रति बहुत संवेदनशील है और उनके साथ जो है पूरा सपोर्ट इंडस्ट्रीज को देने के लिए उनका एक विजन है कि हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज में हैं, उनको जो है पूरा बढ़ावा दिया जाए और उनको एक जो है पूरा उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये टेम्परेरी फेज है और कई तरह के इंसेंटिव्स और कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिनको लेके जो है वो एक उद्योग को लगातार जो है वो बराबर आने वाले टाइम में और सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं से इंसेंटिव्स हैं, लोन हैं, इंटरेस्ट फ्री स्कीम्स हैं और चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं से जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ा कारण अभी है कि जैसा बंसल जी ने भी कहा कि अभी आपदा, कितनी आपदा जो है वो प्रदेश में आई है और इस आपदा में आप देख रहे हैं कि प्रदेश को जो है वो पूरा एकजुट होकर लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इस वक्त सबको जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सेंटर से जो है एक सपोर्ट, एक हम नेशनल डिजास्टर एक्ट की डिमांड या हम जो है एक स्पेशल पैकेज जो है वो डिजास्टर के अंडर जो मिलना चाहिए है वो भी अवेटेड है। सो मुझे लगता है ये टेम्परेरी फेज है, जिस तरह से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो है बराबर पटरी पे आ जाएंगी। जी विवेक जी, अब गांधी जी को भी सुना आपने, बंसल जी को भी सुना, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे प्रदेश के रोजगार पे, हमारी निर्माण सामग्री महंगी हो जाएगी। हम सीमेंट की ढुलाई देते हैं, जब 25% उसकी ड्यूटी होगी तो करोड़ों रुपया तो उनको ड्यूटी लग जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है। और दूसरा स्टोन क्रशर का भी यही हाल है, निर्माण सामग्री और महंगी हो जाएगी। और उत्पाद जो हमारे बॉर्डर एरिया में तो उद्योग हैं, और वो अगर पलायन कर गए, क्योंकि वो सभी उद्योगपति बाहर के हैं, हमारे हिमाचल के उद्योगपति तो चंद हैं जो छोटे मोटे यूनिट लगाए उन्होंने, लेकिन उनके भी यूनिट वाइबल नहीं रह पाएंगे इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बाद। अछूता इससे कोई नहीं है। बड़े होटल जिनका लोड ज्यादा है वो भी इसकी मार को झेलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का निर्णय ये उचित है या ये गलत समय पे लिया हुआ निर्णय है, या फिर कुछ जैसा कि गांधी जी कह रहे हैं कि टेम्परेरी फेज है ये? जी विवेक जी। नमस्कार जी। ये 2-3 बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस समय जो सबसे बड़ी चीज है वो ये समझने की जरूरत है कि जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, उसकी बेसिक नेचर क्या होती है।
अगर हम इंडस्ट्री की नेचर को समझे तो इंडस्ट्री कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहती है। आज अगर राकेश बंसल जी यहाँ बैठे हैं तो मैं उनके दर्द को बड़ी अच्छी तरह से महसूस करता हूँ, क्योंकि यूजुअली इंडस्ट्री वाले कभी राजनीतिक मसलों में, प्रशासनिक मसलों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहते, वो केवल एक रास्ता ढूंढते हैं। ये उनकी बेसिक नेचर है इंडस्ट्री की। और अगर वो आपके साथ संवाद में आ गए और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इसका मतलब उनकी पीड़ा का स्तर क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। रहा प्रश्न हमारे मित्र संजीव गांधी जी का कि इस समय प्रदेश में आपदा आ रखी है, ये जो 176 करोड़ रुपया सरकार को राहत कोष में मिला है, ये इन्हीं लोगों ने दिया है। और इसलिए नहीं दिया इन लोगों ने सहयोग करके कि आप इन्हीं पर ही आपदा ला दें। आपदा सरकार पर ही, ऐसा लगता है सरकार पर ही आई है, बाकी किसी पर नहीं आई। ये बड़ी एक विचित्र और दुखद बात है। रहा प्रश्न इस बात का कि जो सरकार ने जो वृद्धियां की हैं, सरकार बिल्कुल दिशाहीन है। सरकार को इस समय कुछ नहीं पता लग रहा। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि पावर जनरेशन के मामले को लेकर के सरकार क्यों बार बार उलझ रही है। चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के साथ वाटर सेस का मामला हो, या वर्तमान में यहाँ तक के जो डीजल ये अपने इन्होंने जेनसेट्स रखे हुए हैं, जो इंडस्ट्री ने कभी लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी में यूज करते हैं, उसके ऊपर भी ये मीटर लगाने की सोच रहे हैं, जिसमें ये सरकार ने तय कर दिया कि 45 पैसे यूनिट उस पर भी लेंगे। डीजल भी ये खरीद के लाएंगे, जो कंपैरेटिवली टू द अदर स्टेट 6 रुपए 50 पैसे महंगा है। 10 लाख से 20 लाख 5 लाख का जेनसेट भी खरीदेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे और उसके बाद सरकार को देंगे। आखिर ये जो इस तरह से जो सरकार इनकी जो चमड़ी उधेड़ने का काम कर रही है इंडस्ट्री का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इंडस्ट्री माइग्रेट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ही अनऑफिशियली बहुत वसूलियां हो रही हैं इंडस्ट्री में। राकेश जी इस बात को नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बात बोलना चाहते हैं। बहुत बुरा हाल है, पर्टिकुलरली बद्दी, रोटीवाला, नालागढ़ के क्षेत्रों में, कालाब के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि ऊना के कुछ क्षेत्रों में हालत बहुत खराब है। उसके बावजूद ये ठीक है कि आर्थिक मंदी रही, कोरोना रहा, अभी ये सड़कों का बुरा हाल है, सब चीजों का बुरा हाल है। सरकार की असंवेदनशीलता इस हद तक है कि अभी ये जो नोटिफिकेशन आई है, अगर आपने जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ी होगी, उसमें पूर्व सरकारें, चाहे वो हमारी रही या उससे पहले वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, उनकी 9 नोटिफिकेशंस को इन्होंने सुपरसीड किया। और सुपरसीड करने के बाद उसमें लिखा है वी आर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लीज टू रिवाइज। ये हर्ष का अपने आप को कर रहे हैं कि इट इज द प्लीज टू बी रिवाइज। आप दूसरे आदमी की चमड़ी उतार रहे हैं और आपके अधिकारी इस बात को खुशी का अवसर बता रहे हैं। ये हर्षोल्लास का मामला है, अति दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सरकार की गत 24 तारीख को कैबिनेट हुई, कैबिनेट में ये मामला नहीं लाया गया। उसके बाद इसको सर्कुलेशन के माध्यम से साइन करवा दिए गए मंत्रियों को। आखिर इतनी आफत क्या आई हुई थी सरकार को कि सरकार इसको विधानसभा तो छोड़िए, कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं करना चाहती। सरकार क्यों कॉन्फ्लिक्ट ले रही है, हमें इस चीज पे समझ नहीं आ रहा। सरकार की मंशा क्या है? किसी विषय को ले लीजिए, सरकार की नेगेटिव अप्रोच है। और ये इंडस्ट्री को लेकर के आई नेगेटिव अप्रोच खाली मामला इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। ये बिल्कुल मैं बंसल जी की बात से सहमत हूं कि ओवरऑल रेवेन्यू खत्म हो जाएगा स्टेट का। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ना हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, ना फिनिश गुड की मार्केट अवेलेबल थी। हिमाचल में लोग बाहर से आए, सेटल हुए, और एक नेचर है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री अपनी सुविधाएं देखती है और माइग्रेट कर जाती है बिना आवाज किए, बिना कॉन्फ्लिक्ट लिए। दिस इज द नेचर। और अगर सरकार इसको संजीदगी से नहीं लेगी तो अल्टीमेटली इसका लॉसेस किसको बियर करना पड़ेगा? इस गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट्स को भी। और गवर्नमेंट इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर जस्ट द केयर टेकर ऑफ द स्टेट। और अगर एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल इनको ये स्थान मिला है और ये अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो इसके बहुत दूरगामी और घातक परिणाम होंगे। और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और संजीदगी से विचार करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि इंडस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स, इट इज अ रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो रेवेन्यू के माध्यम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो। यहां तक कि आज बद्दी प्रोटी वाला पूरे एशिया में जाना जाता है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। आप इस तरह से अगर करेगी सरकार तो बड़ा दुर्भाग्य है, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप राजनीतिक आलोचना कीजिए लेकिन आत्महत्या तो मत करिए ना। सरकार की तो नियति बड़ी इसमें शंका की दृष्टि से देखी जा रही है। सरकार करना क्या चाह रही है?
क्यों पावर इंडस्ट्री को या पावर से कंसर्न्ड जो यूनिट्स हैं उनको क्यों खत्म करने पे उतारू है? इसके पीछे की सरकार की इच्छा क्या है? या अनुभवहीनता है? और यहां तक के जो अधिकारी जिनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विरोध करता रहा वो प्रिंसिपल एडवाइजर हो गए सरकार में। जी हो सकता है एडवाइस वहां से आई हो, ऐसा भी हो सकता है। बताइए ना, तो सत्यानाश किसका हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान किसका कर रहे हैं? क्यों? व्हाई दे टारगेट द इंडस्ट्री? और इंडस्ट्री नहीं है, मैं इसमें कंज्यूमर को भी 3 से 5% का नुकसान हुआ है, जो कॉमन आदमी है। फिर इसी सरकार ने अपने बजट भाषण में 7 महीने पहले जो बजट भाषण था उसमें इन्होंने कहा कि जी हम सोलर यूनिट्स को प्रमोट करेंगे, 40% सब्सिडी भी देंगे। आज तक वो हमने कल ही चर्चा की है उस पे, ग्रीन स्टेट को लेके बड़ा विस्तार में चर्चा हुई है उस पे। बताइए चाहते क्या है? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। क्रिटिसिज्म इज अनदर इशू, लेकिन ये करना क्या चाहते हैं ये तो क्लियर हो जाए कि अल्टीमेटली चाहते क्या है। जी बंसल जी, गवर्नमेंट जब से गवर्नमेंट बनी है बजट में भी रेवेन्यू कलेक्शन को लेके बड़ी बातें हो रही हैं और पावर सेक्टर पे एक फोकस कर दिया गया है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और एक एक्साइज डिपार्टमेंट पे, और एक ट्रांसपोर्ट में भी कई चीजें महंगी की गई हैं। 2-3 डिपार्टमेंट पे इतना फोकस कर दिया गया कि हर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। वही बिजली में बढ़ोतरियां बेहताशा की जा रही हैं और अचानक कर दी गई हैं। और ऐसे में आपको लगता है कि ये जो मेजर रेवेन्यू जो इंडस्ट्री से आ रहा है उसको बुला के छुटपुट रेवेन्यू के चक्कर में ये सैकड़ों उद्योगों का पलायन करवा देंगे? ये आपको लगता है ऐसा कि होगा? क्योंकि बद्दी आपके बरोटी वाला, बद्दी एसोसिएशन, आपकी कालाम एसोसिएशन, वो तो कह चुके हैं कि पुनर्विचार करें अन्यथा हम यूनिट बंद करेंगे। और हमारा क्या है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में बिजली सस्ती हो गई है हिमाचल से। जी ऐसा है जी, जो आप कह रहे हैं कि पलायन की बात कर रहे हैं, हम 2-3 दिन पहले ही CII में मिले थे, बल्कि हमने अपना पेन मुकेश अग्निहोत्री जी को भी बताया कि हमें बहुत दर्द है, ये जो बात हुई है बड़ी, जिसके कारण इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा तकलीफ है। ऑल्दो उन्होंने थोड़ी एश्योरेंस जरूर दी, हालांकि ये उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे अंडर नहीं है, बट ही एश्योर्ड कि हम कोशिश करेंगे इसमें आपकी हेल्प करने की, ये हमें आश्वासन उन्होंने दिया। पर बात ये है कि जो पलायन की रिस्क उस दिन भी जिसकी भी बात करो ना, पर्टिकुलरली आप देख लो स्टील इंडस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा बिजली खरीदती है। अब ओवरऑल इंडस्ट्री के अगर पैरामीटर फिगर देखो ना, हम 65% बिजली बोर्ड जितनी बिजली बेचता है 65% उसका इंडस्ट्री खरीद रही है स्टेट में। बिल्कुल मेजर पहली वहीं बिकती है। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि इसमें रेगुलेटरी कमीशन का रोल है, मैं वो डिनाई करता हूं। रेगुलेटरी कमीशन का रोल ARR तक है, जो पहले 46 पैसे बढ़े थे वो रेगुलेटरी कमीशन का रोल है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी कमीशन, किसी भी तरीके से वो इसको कंट्रोल नहीं करता है। रिकमेंडेशन उनकी रहती है। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में नहीं। देखो जी, ARR हम हर बार ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, टैरिफ हमारे से हम कहते हैं क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, हम अपने रीजन देते हैं, बोर्ड अपने रीजन देता है, रेगुलेटरी कमीशन दोनों की बातें सुन के फिर टैरिफ डिसाइड करता है और बैलेंस करता है। रिकमेंडेशन उनकी रहती है। और मैं इस हर हियरिंग में टैरिफ की मैं होता हूँ, मैं जाता हूँ इंडस्ट्री की तरफ से, मैं CII को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं परवाणु इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कालाम चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिफोर द रेगुलेटरी कमीशन। तो ये सब जो है कितना रेगुलेटरी कमीशन के सामने आता है वो हम डेफिनेटली उसमें बिना मौके के नहीं होता, वो हमें मौका मिलता है। पर जैसे ये नोटिफिकेशन आया इसमें तो बिल्कुल कोई मौके वाली बात ही नहीं रही कि कोई हमारे से कंसल्टेशन हुई हो या अभी भी हमें कोई सुनवाई मिल रही हो कि कम से कम बताया पूछे हमारे से गवर्नमेंट की पेन कहाँ हो रहा है कि हम कहें। मुझे कोई नहीं है कि चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन या इंडस्ट्री हमेशा अपॉलिटिकल रहती है। बिल्कुल उनको अपने कार्य से मतलब है, उनको बिल्कुल, ये नहीं है कि इस सरकार को बढ़ोतरी देनी है, क्योंकि हम इस तरह का अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि किसी पार्टी के साथ अलाइन हो जाए। हम नहीं कर सकते ये अफोर्ड, हमारे को अपने बिजनेस चलाने हैं और हमें गवर्नमेंट को सजेशन भी जो देनी है वो ऐसी देनी है कि जिसमें गवर्नमेंट भी चल सके और हम भी चल सके। तो ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जहां
तकरार पे हम ऐसे पॉइंट पे आ जाएं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिजनेसमैन कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता। जैसे अभी शर्मा जी ने भी ये बात कही, बिजनेसमैन चाहता है कि कोई रास्ता निकल जाए, उसका बिजनेस चलता रहे। जो मेरे को देखो, मैंने 1987 में प्रोडक्शन में आ गया था, मैं परवाणु में मेरा यूनिट स्थित है। मैंने बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं। मैंने एसोसिएशंस के बहुत सारे टैक्सेस में बड़ा काम किया है, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए। आपत्तियां आई हैं, बड़ी दिक्कतें आई हैं पुराने टाइम में भी। कोई भी सरकार रही हो, कभी ना कभी आती रही हैं, पर हम जाके मिलते रहे सरकार से, और सरकार ने अप्रोप्रिएट समाधान भी किए हैं। हमें आशा है कि ये सरकार भी हमारी दिक्कत को समझते हुए कुछ ना कुछ जरूर समाधान करेगी। मुझे भी लगता है कि जैसे इन्होंने बताया विवेक जी ने कि जो प्रिंसिपल एडवाइजर लगा रखे हैं वो बहुत लंबे समय तक इस डिपार्टमेंट में रहे, चेयरमैन रहे और विवादों में भी रहे वो। और अब भी नया विवाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी एडवाइस कहीं ना कहीं ये गई और उस एडवाइस पे ये एक्शन हो गया। रेवेन्यू बढ़ोतरी का सपना दिखाया गया, लेकिन उसकी एवज में, क्योंकि कोई भी उद्योग जगत, उद्योगपति एक विकास का मोहरा होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। अर्थक्रांति में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर हमने उद्योग जगत को ही नाराज कर लिया, संजीव गांधी जी, ये आपसे प्रश्न है मेरा, क्योंकि आपकी सरकार उद्योग जगत की चिंताएं हैं, उसका समाधान कुछ नहीं किया उन्होंने, उल्टी उनको और दुविधा में डाल दिया है। और कोरोना के समय में भी कुछ यूनिट कोरोना को नहीं झेल पाए, बहुत से यूनिट, हमारे सैकड़ों यूनिट बंद हुए हैं। अब हमारे पास कुछ यूनिट रह गए हैं, अगर वो भी इसी तरह से बंद हो गए, वही निर्माण सामग्री आपने क्रशर पे इसको कर दिया, सीमेंट इंडस्ट्री पे कर दिया, तो निर्माण सामग्री भी बढ़ेगी, उसको प्रदेश की जनता भी उसको भुगतेगी और देश की जनता भी। तो आपकी सरकार को कहीं ना कहीं सुझाव देना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन ना हो, राजनीतिक तौर पे सुलझे हुए तरीके से डिसीजन हो, और बात सुनी जानी चाहिए थी। इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। क्यों गांधी जी? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पे आता हूं, मुझे जरा अलाउ कीजिए। हमारे दोस्त विवेक जी ने कुछ पॉइंट्स यहाँ रखे हैं, मैं पहले उनको थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि 176 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा करके दिया, वो कहाँ चला गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया है। 176 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। नहीं, इनका सवाल ये था गांधी जी कि जो 176 करोड़ पे वो देने वाले कौन थे? उद्योगपति ही देने वाले थे। आई एग्री, वो ठीक है, पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो देखिए, वो समझिए, वो बहुत उनका बड़ा स्वागत है, बड़ा वेलकम है कि उन्होंने जो है वो इतने एक किट्टी अपनी तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बड़ा धन्यवाद है उनका, और बहुत सराहनीय एफर्ट्स हैं उनके। लेकिन सवाल ये है इस वक्त कि आप देखिए कि मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, मैं थोड़ा कोविड टाइम पे जाना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कोविड राज था, यहाँ कोविड का समय था, आप देखिए कितनी आपदा नहीं आई हमारे प्रदेश में। आप, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आधे मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आप देखिए उस वक्त, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज थी, किस इंडस्ट्री को उस सरकार ने सपोर्ट किया जो अपने आप को डबल ट्रिपल इंजन सरकार कहती थी। आप बताइए, क्या उस कोविड टाइम में क्या भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने क्या टूरिज्म यूनिट्स को रेट नहीं बढ़ाए, जबकि 2 साल होटल बंद रहे? क्या उस दौरान उन्होंने पानी का बिल बढ़ा के बिल नहीं लिया? क्या उस दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज नहीं किया? क्या टैक्सीज जो खड़ी रही उनके बिल नहीं लिए? सब लिए, जबकि वो एक भी पैसा लेना नहीं बनता था। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कहना ये चाहूंगा कि जिस तन लागे वो तन जाने। आप आज बात कर रहे हैं कि आपदा आ गई है और कुछ सरकार नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूं अपने मित्रों से कि आज इतनी बड़ी आपदा में है सरकार, और आप, हमारी जनता प्रदेश की, आप एक बार ये कहने को तैयार नहीं है सेंटर में अपनी सरकार को कि जी आपदा डिजास्टर एक्ट प्रदेश में सपोर्ट दीजिए, आपदा उद्योगपतियों पे आपदा डाल दी गई है। सर, एक सेकंड में और लूंगा, बस एक सेकंड। जी, देखिए, सब चीजें
फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें हमारी प्रदेश की ऑलरेडी प्रदेश कर्ज के नीचे डूबा हुआ है, हमें प्रदेश की फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसकी बहुत चिंता है और वो होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त हर चीज घूम फिर के जो है वो एक ही बात पे आती है कि हमारे पास हम कर्ज के नीचे दबे हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं आपदा से अफेक्ट हो गए हैं, सेंटर से सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है, किसी भी तरह से आए, वो आपदा के राहत से आए, डिजास्टर एक्ट से आए, स्पेशल पैकेज से आए, उसमें मिलके जो है हमारा साथ दें और जो है वो पैकेज लाया जाए। ये सारी समस्याएं उसी का समाधान है। और मैं ये समझता हूं कि सरकार, मैंने पहले भी कहा है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार उद्योगपतियों की तरफ, स्पेशली जब उद्योगपतियों की बात हो रही है, बहुत संवेदनशील है। और आप देखिएगा आने वाले समय में किस तरह से जो है हम कोई ना कोई पैकेज डेवलप करके, इंसेंटिव्स डेवलप करके, जो प्लान होने की बात हो रही है उसको नहीं होने दिया जाएगा और पूरा सपोर्ट जो है इस इंडस्ट्री बहुत बढ़िया पूरा दिया जाएगा। ये प्रयास होने चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आपदा में विवेक जी, एक सवाल ये है, इन्होंने कहा कि जब कोरोना आया था उस समय, मुझे भी याद है, मैंने भी एक बहुत बड़ा एक संपादकीय लिखा था उस समय, और सरकार की नाराजगियां भी झेलनी पड़ी मुझे। उस समय भी यही अधिकारी थे जो बिजली बोर्ड का नेतृत्व कर रहे थे, इस डिपार्टमेंट का कर रहे थे, और इन्होंने घरेलू दरें भी बढ़वा दी थी। कोरोना का जैसे ही फेज शुरू हुआ उसके बाद लॉकडाउन वगैरह खत्म हुए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा भी उस समय उद्योगपतियों को और आम जनता को राहत नहीं दे पाई थी, और आज ठीक आपदा के बाद एकदम से कारोबारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बिजली में बेतहाशा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वृद्धि कर दी गई है। ये आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक दबाव में सरकारें सारी रहती है? आपकी भी सरकार रही और ये भी उसी दबाव को झेल रही है। जी विवेक जी। डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मामला है जी, ये इसी प्रदेश का है, देश का नहीं है। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं गांधी जी। दूसरा जो प्रश्न आता है अधिकारियों का, ये हम पहले भी मामला उठा चुके हैं। जो पूर्व में आरएसएस थे वो अब राम सुभाग सिंह हो गए जी। अधिकारियों का जो प्रश्न आता है ना, उस पर हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा करते थे वो राम सुभाग सिंह आ गए, जो किसी जमाने में आरएसएस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो अधिकारियों को काबू करने का जो चाबी है ना, वो सरकार के पास होनी चाहिए, और ये कांग्रेस सरकार के पास वर्तमान ये चाबी नहीं है, जिसका खामियाजा आज इंडस्ट्री भुगत रही है, और ये बड़ा सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वर्तमान सरकार की जो प्रायोरिटी में ये इंडस्ट्री है, इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। इसको आप मानिए या ना मानिए, और ये केवल मैं प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी कांग्रेस सरकारों की बात कर रहा हूं जी। कांग्रेस ने कभी भी बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियल को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कभी प्रायोरिटी पे नहीं लिया। उनकी कभी प्रायोरिटी नहीं रही, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट रही हैं, और इसकी वजह से इंडस्ट्री को खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से इसको भुगतें या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतें। और इंडस्ट्री पर भी इल्जाम लगते हैं कि ये लोग प्रो बीजेपी माइंडेड हैं, जबकि सारे नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे प्रो बीजेपी माइंडेड हैं, बट इनके ऊपर ये इल्जाम लगता है। उनका क्या माइंडसेट है? सारे, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, किसी की नहीं भी होती है, जाहिर है। लेकिन कारोबार तो सबने करने हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है किसी पार्टी के साथ जुड़ना, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां हैं, वो नीतियां जो हैं वो व्यापार और बिजनेस के विरोधी होती हैं हमेशा इनकी। और इस बार तो ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री को तो रगड़ा दिया ही दिया इन्होंने, इंडस्ट्री के साथ साथ इन्होंने आम लोगों को भी रगड़ा दे दिया। अब मैं वो कह रहा हूँ ना कि जो जनरेटर है, जो जेनसेट है, जिसमें डीजल डालना है, अपने गांधी जी भी डालेंगे उसमें डीजल खरीद के 6.5 रुपए महंगा, इनको सस्ता नहीं मिलेगा। होटल की बिजली चाहेगी तब ये भी प्रयोग करेंगे जेनसेट को। उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आके अपना मीटर लगा जाएगा और इनको बोलेगा भैया आपने अब जब लाइट नहीं थी आपने उसको उपयोग किया तो 45 पैसे उसके भी दे दीजिए। अब ये बताइए कितना तर्कसंगत है। मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अबव द पॉलिटिक्स, राजनीति को छोड़ दीजिए, आप भी कारोबारी हैं, हम भी कारोबारी हैं, अबव द पॉलिटिक्स आप इस चीज को बताइए कितना तर्कसंगत है। क्या आप खुशी खुशी 45 पैसे दे देंगे सरकार को उस यूनिट के ऊपर? चलिए चर्चा को विराम, विवेक जी विराम देते हैं आप चर्चा को। मैं विवेक जी बोलूं, एक सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब।
चलो गांधी जी को दे दीजिए 1 सेकंड जी। गांधी जी, सेकंड में चाहूंगा। देखिए जी विवेक जी जी ने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन डॉक्टर साहब आपका जो आपने जो क्वेश्चन किया कि कोविड का टाइम में क्या था, उसका इन्होंने आंसर नहीं दिया। तो वो बड़ी नहीं, उन्होंने क्लियर है दे दिया बात आंसर कि जो आरएसएस थे इनके समय में वो अब रामसुभग सिंह हो गए हैं। कि तो इन्होंने आप कारण बता करें तो दिया। रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। जबकि बात वही है कि आपने अपने टाइम भी कोविड में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। तो ये सब मीठी मीठी बातें हैं जी, कहने की, लेकिन चलिए करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जी, अभी आप लेकिन जो है लेकिन कृपा एक करके उद्योग अपनी मित्र व्यवहार की जरूरत है, एक बड़ी जरूरत है, सभी सरकारों को है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक से औद्योगिक बिजली जो कारोबारियों को करंट दे दिया गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को सरकार ने बेहताशा वृद्धि कर दी, जिससे आने वाले समय में उद्योगों का पलायन राज्य से हो सकता है, बेरोजगारी की समस्या आ सकती है, वहीं टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन को झटका एक मिलेगा। वहीं चर्चा में ये भी उभर कर आया कि इससे पहले भी सरकार ने कुछ टैक्सेस जो बाकी राज्यों में नहीं है उनमें बढ़ोतरी की, जबकि वो टैक्सेस बंद किए जाने चाहिए थे। मिनिमम वेजेस में भी हम 10% ज्यादा हैं, ठीक है। और पड़ोसी राज्यों में बिजली बहुत सस्ती हो गई है। जाहिर है अब उद्योगपति भी बाहर के हैं, मैक्सिमम वो पलायन करेंगे और बेरोजगारी की समस्या एक राज्य में बड़े तौर पे खड़ी हो सकती है। तो सरकार, उद्योगपतियों का यही कहना है कि सरकार इस मामले पे पुनर्विचार करे और बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी को वापस ले। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।